दोस्तों रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में बात होगी नामांकन रैली को लेकर, और वो भी आपकी पसंदीदा सीट और इस राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी खींवसर के बारे में। दोस्तों खींवसर विधानसभा पर जब जब चुनाव हुए हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या सामान्य चुनाव हो, इस सीट की चर्चा राजस्थान भर में हमेशा से होती रही है। दोस्तों हनुमान बेनीवाल जब से सांसद बने उसके बाद में ये तय था कि खींवसर पर उपचुनाव होंगे और 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस, आरएलपी, बीएपी, इंडिया गठबंधन के तीनों बड़े सहयोगी हैं। तीनों ने मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अब जब 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं तो तीनों ही अलग अलग चुनाव मैदान में कूद पड़े। बीएपी की बात करें तो बीएपी 2023 में 3 विधायक उनकी जीत करके आई थे। वहीं आरएलपी की बात करें, जो आरएलपी 2018 के चुनाव से पहले अस्तित्व में आई थी, 2018 के चुनाव में आरएलपी 3 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन 2023 में आरएलपी समट करके 1 सीट पर आ गई थी। वो सीट थी हनुमान बेनीवाल की समय की खींवसर सीट। जो परिणाम थे वो बहुत नजदीकी रहे थे। भाजपा के जो रेवतराम डांगा थे वो महज 2000 वोटों से हनुमान बेनीवाल से पीछे रह गए थे। तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि इस बार जब भी उपचुनाव होगा तो दोनों ही दल अपनी ओर से पूरी ताकत लगाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि भाजपा इस बात को लेकर के ताकत लगाने का प्रयास करेगी कि पिछले चुनाव में बहुत नजदीकी हम दहलीज पर चले गए थे, शायद इस बार अगर थोड़ा बेहतर प्रयास करेंगे तो शायद हम दहलीज के अंदर वाले हिस्से में प्रवेश कर जाए। वहीं हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक इस बात को लेकर के ताकत लगा रहे हैं कि पिछले चुनाव में तो चलो बाजी रह गई, जो नजदीक का मुकाबला रहा था उसमें कहां कमी रह गई, क्यों वोट इस तरह से आरएलपी को नहीं मिले जिस तरह के वोट आरएलपी को पिछले चुनाव में मिलते रहे हैं। तो उन सब चीजों को लेकर के दोनों ही पार्टियां अपनी ओर से पूरा मंथन करने जाएगी अगले आने वाले दिनों में। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी एक मजबूत उम्मीदवार उतार करके सबको चौंकाया है। पूरे में कांग्रेस के नेता रहे, बाद में पिछले 12-13 महीने की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में चले गए थे, लेकिन अब फिर से जैसे ही पत्नी को टिकट मिला तो सवाई सिंह चौधरी फिर से कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूरे में खींवसर से वो चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में गिनती खींवसर के क्षेत्र में सवाई सिंह चौधरी की होती है। तो सवाई सिंह चौधरी की पत्नी को टिकट मिलने का मतलब है कि मामला मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें खींवसर में नजदीकी मुकाबले की कि मुकाबले में कौन रहेगा, तो ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि मुकाबले में आरएलपी और भाजपा रहने वाली है। आज की नामांकन रैली आपने देखी होगी, किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस रैली में अपना पूरा दमखम दिखाते हुए नजर आई। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हर भाजपा के उम्मीदवार की नामांकन रैली में सीएम भजनलाल शर्मा अपने आप को शामिल कर रहे थे, क्योंकि भजनलाल शर्मा के सामने ये बड़ी परीक्षा होगी। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये पहली परीक्षा होगी, पहला इतना बड़ा चुनाव है। भजनलाल शर्मा को साबित करना है अपने हाईकमान की नजरों में और राजस्थान की जनता की नजरों में कि वो बेहतर काम कर रहे हैं, राजस्थान के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब भाजपा सरकार में आई थी तो तमाम लंबे चौड़े वादे करके भाजपा सरकार में आई थी। अब उन वादों पर भजनलाल शर्मा की सरकार कितनी स्टिक बैठ रही है, कितनी सही से काम कर रही है, उसका जो फैसला है इन उपचुनावों के परिणामों से तय हो जाएगा कि भजनलाल शर्मा के सरकार से लोग राजस्थान के खुश है कि नहीं है, डबल इंजन की सरकार से लोग खुश है कि नहीं है। आज की नामांकन सभा की अगर बात करें तो भाजपा सरकार के बड़े तमाम मंत्री आज की इस खींवसर की नामांकन रैली में मौजूद थे। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ वो मौजूद थे, और मोदी कैबिनेट के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी आज इस सभा में मौजूद थे। पिछले कई सालों से, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का जब से खींवसर विधानसभा बनी है उसके बाद में यहाँ से हनुमान बेनीवाल लगातार जीतते आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का अभेद किला खींवसर को समझा जाता रहा है। उस बात को लोगों को याद दिलाते हुए भाजपा नेता लोगों से ये कहते हुए नजर आए कि खींवसर में जिस तरह से खींवसर के विकास को अवरुद्ध किया गया है, आपके पास सुनहरा मौका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को जीता करके आप सरकार में शामिल हो और अपने क्षेत्र का विकास करवाए। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10-12 महीने की जो उपलब्धियां थी उसको भी आज मंच से एक एक करके लोगों के सामने रखा गया, गिनाया गया, और लोगों को यह भी उम्मीद बंधाई कि आगे आने वाले 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके हर मुद्दे पर काम करने वाली है। आज के दिन से पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इन 3 व्यक्तियों के अलावा जो एक बड़ा चेहरा जो चुनाव मैदान में कूद करके चुनाव को और रोमांचक बना दे और निर्णायक बना दे, ऐसा कुछ आज सामने नहीं आया। भामाशाह भागीरथ डूडी जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट की मांग लंबे समय से कर रहे थे, वो पिछले दिनों लगातार कह रहे थे कि उन्हें अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज नामांकन का दिन निकल जाने के बाद ये स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है कि भागीरथ डूडी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और जिस एक और व्यक्ति का नाम चल रहा था वो नाम था दुर्ग सिंह चौहान का। दुर्ग सिंह चौहान कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के टिकट की लंबे समय से मांग कर रहे थे, लंबे कई सालों से मांग कर रहे थे। हर चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी के टिकट की मांग करते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता है। शुरुआत के जो 2 चुनाव थे वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, अच्छे खासे वोट भी उन्हें मिले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी के टिकट की दावेदारी दुर्ग सिंह कर रहे थे, उन्हें वो टिकट कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नहीं दिया है। तो इस बार भी ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद दुर्ग सिंह चौहान बागी होकर के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट दे दिया है, तो दुर्ग सिंह चौहान शायद चुनाव मैदान में कूद पड़े। लेकिन आज का जो नामांकन का दिन निकला है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि दुर्ग सिंह चौहान ने भी अपना मन बदल लिया है, वो भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। यानी कि अब तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। मुकाबला त्रिकोणीय है, कांग्रेस, आरएलपी और भाजपा के बीच का मुकाबला है। लोगों का मानना है कि यह मुकाबला पिछले मुकाबले की तर्ज पर ही सामने आएगा, यानी कि मुकाबला भाजपा और आरएलपी के बीच ही रहने वाला है। दोस्तों, इस मुकाबले में रेवंत राम डांगा किस तरह से मुकाबला कर पाते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो महज 2000 वोटों के अंतर से रेवंत राम डांगा ये चुनाव हार गए थे। उनका ये जीवन का पहला विधानसभा चुनाव था, उन्हें कोई बड़े चुनाव का नॉलेज नहीं था, बड़े चुनाव का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, वो सरपंच रहे हैं, क्यूसर के प्रधान हैं, लेकिन एक विधायकी का चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लंबा एक क्षेत्र होता है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद का जो समय गया है ये 10-11 महीने का, बहुत कुछ रेवंत राम डांगा शायद सीखे होंगे, क्योंकि दोस्तों बेनीवाल जैसे बड़े नेता को एक नजदीकी मुकाबला देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद में लगातार रेवंत राम डांगा की जो पहुंच है, जो पेठ है, भाजपा के नेताओं के बीच में बड़ी है। भाजपा के बड़े नेताओं के साथ में रेवंत राम डांगा का उठना बैठना हमारे सामने आता रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को, आज की नामांकन रैली अगर आप देखेंगे तो उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये अंदर ही अंदर तय कर लिया है कि इस सीट को इस बार से बेहतर कोई मौका नहीं होगा जीतने का। जिस तरह से भाजपा ने आज नामांकन रैली में अपनी ताकत दिखाई है, जिस तरह की एकजुटता आज भाजपा ने नामांकन रैली में दिखाई है, उसे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, विशेष करके क्यूसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बड़ी गंभीरता के साथ में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ने जा रही है। अब चुनौती हनुमान बेनीवाल के सामने होगी कि रेवंत राम डांगा से कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और जो पार्टी सरकार में होती है उसके सामने बहुत सारे प्लस पॉइंट होते हैं। तो उन सब चीजों का कैसे मुकाबला हनुमान बेनीवाल करते हैं वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। क्यूसर की अगर हम बात करें तो यहाँ एक विचारधारा है हनुमान बेनीवाल की विचारधारा। यहाँ 2 विचारधारा के लोग रहते हैं। यहाँ पार्टियों से कोई मतलब नहीं है कौन सी पार्टी चुनाव लड़ती है। पार्टियों का वोट बैंक बाकी की विधानसभा क्षेत्रों में होगा, लेकिन क्यूसर में आपको पार्टियों का वोट बैंक देखने को नहीं मिलता है। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी का अगर कोई वोट बैंक है भी तो बहुत कम संख्या है उनकी। यहाँ एक विचारधारा वो है जो हनुमान बेनीवाल के साथ में है, हनुमान बेनीवाल के फेवर में है, हनुमान बेनीवाल को अपना सब कुछ मानते हुए वो विचारधारा लोकतंत्र की इस महा उत्सव में अपने आप को शामिल करती है। और दूसरी जो विचारधारा है वो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ की विचारधारा है। हनुमान बेनीवाल के राजनीति करने का जो तरीका है, भाषण देने का जो तरीका है, उसके खिलाफ जो दूसरी विचारधारा है वो समांतर में लगातार आगे बढ़ती रही है। भले ही शुरुआत के जो विधानसभा चुनाव थे हनुमान बेनीवाल बड़ी लीड लेकर के जीतते रहे होंगे, लेकिन 2008 के बाद में जितने भी चुनाव हुए हैं उन हर चुनाव में हनुमान बेनीवाल की जीत का मार्जिन जो है वो लगातार कम होता रहा है। और अगर हम लास्ट चुनाव की बात करें तो मार्जिन महज 2000 के वोटों तक आकर के रुक गया था। अब इस चुनाव में क्या हनुमान बेनीवाल अपनी जीत के मार्जिन को बढ़ा पाते हैं या फिर चुनाव का मुकाबला जो पिछले चुनाव की तर्ज पर ही सामने आता है। दोस्तों, उपचुनाव को लेकर के जो भी अपडेट होगी आपके सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।